रिश्तों की डोर। कहानी रिश्तों की डोर एक सामाजिक ताने बाने में बुनी हुई कहानी है। इस कहानी का पात्र सागर एक बहुत ही साधारण परिवार से ताल्लुक रखता है। वह अपने माता पिता का बहुत ख्याल रखता था, साथ ही साथ उसे शालिनी से बहुत प्यार था। शालिनी एक ऐसी लड़की थी जो जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहती है, और सागर एक तरफ उसके पिता की जानलेवा बीमारी, दूसरी ओर शालिनी का प्यार। पिता की बीमारी ने उसे तोड़कर रख दिया। इधर शालिनी भी इसी कश्मकश में थी। उसे लगने लगा था कि सागर एक हारा हुआ इंसान है जो शायद उसे कभी भी खुश नहीं रख पाएगा। इसी कश्मकश में वह हर दिन सागर से मिलती उसे समझाती थी, लेकिन सागर को ऐसा लगने लगा था वह बिल्कुल अकेला और कमजोर हो गया है। वह शालिनी का सहारा ढूंढ रहा था। इधर रोज रोज सागर से मिलते मिलते शालिनी अब समझ चुकी थी कि सागर एक हारा हुआ इंसान है। वह जिंदगी से हार गया है। इसके बाद कहानी थोड़ा पीछे जाती है, जहां शालिनी भी एक बार जिंदगी से हार गई थी। तब सागर, जो कि उसे जानता भी नहीं था, उसकी मदद की थी। आज जब वही सब सागर के साथ हो रहा था, उसे सहारे की जरूरत थी, तो शालिनी उससे किनारा करने की सोच रही थी। क्या शालिनी के सपने सागर के प्यार पर भारी पड़ जाएंगे? क्या शालिनी सागर को छोड़ देगी? सागर क्या करेगा? वह कैसे अपने आप को संभालेगा? ऐसे में क्या उसका प्यार खो जाएगा? इन्हीं सब ताने बानों से जुड़ी है हमारी कहानी रिश्तों की डोर। डॉक्टर सागर, तुम्हारे पापा की रिपोर्ट आ गई है। सागर, डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना? कोई चिंता की बात तो नहीं है? डॉक्टर सागर, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। तुम्हारे पिता को कैंसर है, वो भी तीसरी स्टेज पर हैं। सागर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे पीने के लिए पानी दिया। डॉक्टर सागर, तुम ये बात अपने पिता को नहीं बताना, उनका हार्ट पहले ही कमजोर है। सागर, डॉक्टर साहब, अब तो साइंस ने काफी तरक्की कर ली है, आप बढ़िया से बढ़िया इलाज शुरू कीजिए, पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं इंतजाम कर लूँगा। डॉक्टर सागर, बात पैसों की नहीं है, कैंसर काफी फैल चुका है, उनके पास ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का टाइम है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, इससे उन्हें कुछ आराम मिलेगा, लेकिन जितना हो सके उन्हें खुश रखने की कोशिश करना। सागर अंदर से टूट जाता है। वह बाहर निकलकर शालिनी को फोन करता है। दोनों शाम को मिलते हैं। सागर शालिनी को सारी बात बताता है और रोने लगता है। शालिनी, सागर तुम हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। सागर, तुम्हें पता है शालिनी, मेरे पापा ने कितने कष्ट उठाकर मुझे पढ़ाया लिखाया, अब जब उन्हें सुख से रहने का समय आया तो ये बीमारी खड़ी हो गई। शालिनी, भाग्य के लिखे को कोई नहीं बदल सकता, अब तुम केवल उनकी खुशी के बारे में सोचो, उन्हें खुश रखो और खुद भी हिम्मत रखो। इसी तरह बातें करके सागर घर आ गया। घर आते ही पापा ने पूछा, प्रशांत जी बेटा क्या हुआ, रिपोर्ट लेने गए थे? सागर, पापा सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, कोई चिंता की बात नहीं है, बस कुछ बीपी बढ़ा हुआ है, डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन लिख दी हैं, आप लेते रहिएगा। ये कहकर सागर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उसके पीछे पीछे मौत चली आई। पुष्पा जी बेटा क्या बात है, तू कुछ परेशान है? सब ठीक तो है ना? सागर, हो सब ठीक है, आप चिंता न करें। पुष्पा जी चल तो फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। सागर, नहीं मौ, वो शालिनी से मिलकर आ रहा हूँ, वहीं हमने खाना खा लिया था, आप और पापा खाना खा लो और सो जाओ, मैं भी सोने जा रहा हूँ। उनके जाने के बाद सागर कमरा बंद करके बहुत देर तक रोता रहता है। अगले दिन वह घर से ऑफिस जाने के लिए निकला, लेकिन आज उसका ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं था। इधर एक दिन पहले जब शालिनी घर पहुंची तो उसका मन काफी उखड़ा हुआ था। घर पहुंचते ही उसने देखा उसके पिता हिम्मत लाल जी सोफे पर बैठे थे। शालिनी की मौत सुशीला किचन में खाना बना रही थी। हिम्मत लाल जी ने पूछा, हिम्मत लाल जी बेटी क्या बात है, बहुत परेशान है? उनके पूछने पर शालिनी ने सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर हिम्मत लाल जी ने कहा, हिम्मत लाल जी ये तो बहुत बुरा हुआ, बहुत ही सज्जन है सागर के पिता। कुछ देर चुप बैठने के बाद उन्होंने आगे कहना शुरू किया,
हिम्मतलाल जी, बेटी इस समय तुम्हें सागर का साथ देना चाहिए, वो बहुत तनाव में होगा। तभी सुशीला जी किचन में से बाहर आ गईं। सुशीला जी, आप बाप बेटी भी कमाल करते हो, कभी अपने बारे में भी सोचोगे या हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचते रहोगे? उन्होंने आगे कहना शुरू किया, सागर और तुम पिछले 3 साल से शादी की बात कर रहे हो। हर बार तुम ही उसके लिए कुर्बानी देती रहो। पहले उसकी नौकरी नहीं थी, जब नौकरी लगी तो ये कहकर शादी के लिए मना कर दिया कि बहन की शादी करनी है। उसके बाद भी हम इंतजार करते रहे। कल तक कह रहा था बहन की शादी को 1 साल पूरा होते ही हम शादी कर लेंगे, लेकिन अब तो हद हो गई। अब पिताजी की बीमारी बोलकर शादी को टाल रहा है। मुझे तो उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं है, कहीं तुम्हें बेवकूफ तो नहीं बना रहा? शालिनी लगभग चीखते हुए बोली। शालिनी, तुम कैसी बातें कर रही हूँ? सुशीला जी, ठीक कह रही हूँ बेटा, अगर तेरी जगह वो होता तो कब का किसी और से शादी कर लेता। क्या कुर्बानी सिर्फ औरतों के हिस्से में आती है? शालिनी बिना कुछ बोले उठकर अपने कमरे में चली गई। उसे माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कुछ देर तक बिस्तर पर पड़े पड़े रोती रही। फिर उसने उठकर मुंह धोया। फिर वह माँ की बातों के बारे में सोचने लगी, लेकिन इस बार उसे गुस्सा नहीं आया और कहीं न कहीं माँ की बातें ठीक लगने लगी। आखिर 4 साल बहुत लंबा समय होता है। अगले दिन जब वह सुबह सोकर उठी तो मन बहुत उदास था। असमंजस की स्थिति थी कि ऐसे में सागर का साथ दे या अपने भविष्य के बारे में सोचे, वह फैसला नहीं ले पा रही थी। इसी कश्मकश के बीच सागर का फोन आ गया। शालिनी बहुत कंफ्यूज हो रही थी, इसलिए उसने फोन नहीं उठाया। इधर सागर फोन किए जा रहा था, लेकिन शालिनी फोन नहीं उठा रही थी। सागर ऑफिस नहीं जाकर उसी कैफे में जाकर बैठ गया जहां वह अक्सर शालिनी के साथ जाता था। उसने एक कॉफी ऑर्डर की। कॉफी पीते पीते उसके दिमाग में अलग अलग ख्याल आ रहे थे। पापा की बीमारी के बारे में सोचता, फिर उसे चिंता होती कि शालिनी फोन क्यों नहीं उठा रही। अपना आज और अपना भविष्य, उसे सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था। इधर शालिनी अपने कमरे में बैठी थी, तभी उसके पापा कमरे में आए। शालिनी की आंखें सूज रही थीं। हिम्मतलाल जी, बेटा क्या बात है, पूरी रात रोती रही क्या? शालिनी, नहीं पापा, बस ऐसे ही। हिम्मतलाल जी, मैं सुबह से देख रहा हूँ, कई बार तेरा फोन रिंग हुआ और तूने उठाया नहीं, कहीं सागर का फोन तो नहीं था? शालिनी थोड़ा असहज होते हुए, जी पापा, लेकिन मेरा मूड नहीं है उससे बात करने का। हिम्मतलाल जी, लगता है तूने अपनी माँ की बातों को मन से लगा लिया है। मैं यह नहीं कहता कि तेरी माँ गलत कह रही है। तुझे उससे शादी करनी चाहिए या नहीं ये तेरा फैसला है, लेकिन एक गलती जो इस समय तू सबसे बड़ी कर रही है वो ये कि उसे इस समय तेरी जरूरत है। इतने पुराने रिश्ते को एक पल में नहीं छोड़ा जाता, वो भी उस समय जब उसे तेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। घर में वो किसी से बात नहीं कर सकता, अपने दोस्तों से वो कम ही मिलता है। ऐसे में अकेली तू ही है जिसे वह अपना समझकर फोन कर रहा है। उसे इस समय किसी सहारे की जरूरत है, जो वो तुझ में ढूंढ रहा है। शालिनी, लेकिन पापा, मेरी भी तो जिंदगी है, मुझे भी तो अपने भविष्य के बारे में सोचना है। हिम्मतलाल जी, बेटा, यदि तू उसके साथ अपना भविष्य नहीं देखती तो कोई बात नहीं, लेकिन एक दोस्त की तरह उसकी परेशानी में उसका साथ तो दे सकती है। शालिनी को अपनी गलती का एहसास होता है। वह तुरंत सागर को फोन करती है। शालिनी, सागर, क्या बात है, सब ठीक है ना? सागर, कहाँ हो यार? शालिनी, सुबह से कितने फोन किए तुम्हें? शालिनी, वो कुछ जरूरी काम था। बताओ क्या काम है? सागर, उसी कैफे में बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आज ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्या तुम एक बार मिलने आ सकती हूँ? शालिनी, ठीक है, मैं 20 मिनट में पहुँचती हूँ। शालिनी का जवाब सुनकर हिम्मतलाल जी मुस्कुराते हैं और कमरे से बाहर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद सागर और शालिनी मिलते हैं। शालिनी, सागर, क्या बात है, इतना परेशान क्यों हो? सागर, शालिनी, मैं बहुत टूट चुका हूँ। पापा का चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता। आज पता लगा, यदि पता हो कोई अपना साथ छोड़कर जाने वाला है तो कैसा महसूस होता है। ये सुनकर शालिनी को धक्का लगा, वे सोचने लगी,
इस समय वह भी तो यही करने जा रही थी। अगर पापा उसे नहीं समझाते तो वह भी तो सागर का साथ छोड़कर जा रही थी। ऐसे में उस पर क्या बीतती। शालिनी, सागर इतना मत सोचो, सब कुछ भगवान पर छोड़ दो, ये समय टूटने का नहीं है। अपने परिवार के साथ ढाल बनकर खड़े रहने का है। अब सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। तुम टूट जाओगे तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा। और मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ, इस मुश्किल समय को हम दोनों मिलकर निकल लेंगे। सागर, बस तुम मेरे साथ हो तो मैं हर मुश्किल का सामना कर लूँगा। शालिनी सागर की हिम्मत तो बढ़ा रही थी, लेकिन साथ साथ उसे अपना भविष्य भी अंधकार में दिख रहा था। जिस सागर से उसने प्यार किया था वो एक जिंदा दिल इंसान था, लेकिन जिस सागर से वह आज मिल रही है वह एक हारा हुआ इंसान है जो उसके भरोसे सब कुछ छोड़कर बैठा है। शालिनी पूरे दिन सागर के साथ रही, सागर को ढांढासा बंधाती रही, उसकी हिम्मत बढ़ाती रही, लेकिन उसने देखा कि सागर बिल्कुल टूट चुका है। ये देखकर उसकी हिम्मत भी टूटने लगी। एक तरफ अपनी माँ की बातें और एक तरफ अपने पिता की बातें, दोनों में तालमेल बैठाने की कोशिश करती, लेकिन सागर की बातें सुनकर माँ का पक्ष भारी लगता। इसी तरह पूरा दिन बीत गया। शाम को शालिनी को घर छोड़कर सागर अपने घर आ गया। आज सागर थोड़ा ठीक था। ऐसा अक्सर होता है, जब भी हम किसी परेशानी में होते हैं तो कुछ समय बाद मन उसे स्वीकार कर लेता है कि शायद यही नियति थी। वैसे ही आज सागर यह मन बना चुका है कि शायद उसका और उसके पापा का साथ कुछ ही दिन का बचा है। ऐसे में उसे ही घर की जिम्मेदारी संभालनी है। उसे इस बात से बहुत आस बंधी थी कि उसके हर सुख दुख में शालिनी उसके साथ खड़ी है। इधर शालिनी जब घर पहुंचती है तो वह पहले से भी ज्यादा दुखी होती है। एक तरफ सागर के साथ इतना लंबा रिलेशनशिप और दूसरी ओर अपना भविष्य कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी शालिनी की माँ सुशीला जी उसके कमरे में आती हैं। सुशीला, बेटी, मैं तेरे भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हूँ, इसीलिए तुझे बार बार सागर से दूर रहने के लिए कह रही हूँ। आज सागर पर परेशानी चल रही है वो बात अलग है, लेकिन प्रैक्टिकल होकर सोच, ऐसे हारे हुए आदमी से तुझे क्या सुख मिलेगा। दूसरों की भलाई के चक्कर में तू अपना जीवन तो बर्बाद नहीं कर सकती। शालिनी, लेकिन माँ ये तो सोचो, अगर यह सब मेरे साथ हुआ होता तो क्या होता। सुशीला, बेटी तू बहुत सीधी है, अगर यह सब तेरे साथ हुआ होता तो सागर तुझे कभी का छोड़कर भाग गया होता, क्योंकि तू एक लड़की है, तुझे वो इमोशनल कर देता है। ये सुनकर शालिनी सोच में पड़ जाती है। उसे रात भर नींद नहीं आती। सुबह उठकर वह एक फैसला करती है। इधर सागर अगले दिन ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है। तभी उसके पापा उसके पास आते हैं। प्रशांत जी, बेटा तेरी मम्मी अभी किचन में है, मुझे लगता है कि तू कल से बहुत परेशान है। क्या बात है? सागर, नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऑफिस में काम ज्यादा था, उसी की टेंशन है। प्रशांत जी, बेटा मेरी बीमारी को लेकर तो कोई बात नहीं है जो तू छुपा रहा है। सागर, नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है, अब मैं चलता हुए, बहुत देर हो रही है। सागर ऑफिस पहुंच जाता है। वो बहुत कोशिश करता है काम करने की, लेकिन उसका मन काम में नहीं लग रहा था। सागर, क्या मैंने पापा से झूठ बोलकर सही किया? तभी शालिनी का फोन आ जाता है। शालिनी, सागर मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है अभी। सागर, क्या हुआ? शालिनी, हम शाम को मिल तो रहे हैं, तभी बात कर लेंगे। शालिनी, नहीं सागर सुन लो, तुम्हारे सामने मैं बोल नहीं पाऊंगी। मैंने आज फैसला किया है, मैं चाहती हुए अगले 15 दिन में हम शादी कर लें। सागर, ये तुम क्या कह रही हो? शालिनी, सागर प्लीज पहले पूरी बात सुन लो, या तो हम अगले 15 दिन में शादी कर लें या फिर मैं प्रमोशन लेकर 3 साल के लिए कनाडा चली जाऊं। यही 2 रास्ते हैं मेरे सामने। अब मैं अपना करियर और रिलेशन दोनों को लटका कर नहीं रख सकती। सागर, शालिनी तुम मुझे छोड़कर जाने की बात सोच भी कैसे सकती हूँ? शालिनी, सागर मुझे भी अपने बारे में सोचने का हक है या नहीं, या मैं केवल तुम्हारे इंतजार में अपना सब कुछ दांव पर लगा कर बैठी रहूं? सागर, शालिनी मुझे कुछ टाइम दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। इस समय पापा की बीमारी के अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। शालिनी, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तुम्हारे पापा अपने सामने अपने बेटे की शादी देख लें।
तुम आज ही उनसे बात कर लो, 2 दिन का समय है तुम्हारे पास। ये कहकर शालिनी ने फोन काट दिया। सागर मन में शालिनी कितनी स्वार्थी हो गई है, इसे केवल अपनी शादी अपने करियर की पड़ी है, मेरे हालात के बारे में तो वह सोच ही नहीं रही। चली जाए जहाँ जाना है। सागर कुछ देर अपनी चेयर पर बैठकर सोचता रहा। सागर, लेकिन मैं शालिनी के बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। मुझे उससे बात करके उसे समझाना चाहिए। सागर शाम को बात करने के लिए शालिनी को बुलाता है। शालिनी, देखो सागर, मैं तुम्हारे हालात जानती हुए, लेकिन मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। सागर, शालिनी, तुम्हें मेरे पापा की बीमारी नहीं दिखाई दे रही? एक बार सब सेटल हो जाए फिर शादी भी कर लेंगे। शालिनी, नहीं सागर, तुम्हारे पास 2 दिन हैं, अगले सप्ताह मेरा कनाडा का ट्रांसफर है, मुझे बता देना। ये कहकर शालिनी उठकर चली गई। सागर निराश होकर घर आ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करे, किससे बात करे। अगले दिन सागर शालिनी को फोन करता रहता है, लेकिन शालिनी फोन नहीं उठाती। शालिनी घर पर अपनी माँ से बात करती है। शालिनी, माँ, मैंने ठीक तो किया ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सुशीला जी, बेटी, अगर वो तेरा साथ चाहता है तो उसे तेरी बात माननी चाहिए। उसके पिता भी बेटे की शादी देख ले, इसमें बुराई क्या है? और अगर वह अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है तो तुझे उसका साथ छोड़ देना चाहिए। 2 दिन बीत जाने के बाद भी सागर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अब तो उसने फोन भी नहीं किया। शालिनी, पापा, सागर का फोन नहीं आया, लगता है उसे बुरा लग गया। हिम्मतलाल जी, बेटी, अब मैं क्या कह सकता हूँ, ये तुम दोनों का आपस का मामला है। तभी सुशीला जी किचन से निकल कर आ जाती हैं। सुशीला जी, बेटी, तूने उसे 2 दिन दिए थे, इसका मतलब तो यही है कि वो शादी नहीं करना चाहता। अब तू उसका पीछा छोड़कर आगे बढ़। ये सुनते ही हिम्मतलाल जी को गुस्सा आ गया। वे बोले, हिम्मतलाल जी, किसी मजबूरी का फायदा उठाना अच्छी बात नहीं है। तुम दोनों माँ बेटी अपनी जिद में ये भी भूल गईं कि उसने शालिनी की कितनी मदद की थी जब वह नौकरी के लिए भटक रही थी। शालिनी को कुछ याद आता है। सागर, देखिए मैडम, आपकी क्वालिफिकेशन कम है, इस जॉब के लिए हमें एक्सपीरियंस वाला स्टाफ चाहिए। शालिनी, सर, एक चांस दे दीजिए, मैं 2 महीने में सारा काम सीख जाऊंगी। सागर, मैडम, मैं आपको नहीं रख सकता, आप टारगेट पूरे नहीं कर पाएंगी। ये सुनकर शालिनी रोने लगती है। उसे रोता देखकर सागर उसे बाहर ले जाता है। कैंटीन में बैठकर सागर उसे समझाता है कि वो इस जॉब के लायक नहीं है। शालिनी, सर, मेरे पापा को बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ है, मुझे नौकरी की बहुत सख्त जरूरत है। आप कुछ भी करके मुझे ये जॉब दे दीजिए, मैं दिन रात एक करके काम सीख लूंगी। सागर, ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने के लिए रख लेता हूँ, लेकिन तुम्हें ऑफिस से जाने के बाद घर से काम करना होगा, तभी टारगेट पूरे हो पाएंगे, और मैं तुम्हें ऑनलाइन गाइड करता रहूंगा। शालिनी, सर, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इस तरह दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते करते नजदीक आ गए। इसके बाद सागर ने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली और शालिनी को प्रमोशन मिलता रहा। एक पल के लिए ये सारी घटनाएं शालिनी के सामने से गुजर गईं। वो कैसे सागर से एक जॉब के लिए भीख मांग रही थी, आज सागर उसका साथ देने के लिए उससे भीख मांग रहा है। हिम्मतलाल जी, बेटी, किसी की अच्छाई का ये सिला नहीं देना चाहिए, कुछ तो उसके बारे में सोच। सुशीला जी, समय के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए, तू ज्यादा मत सोच, कनाडा की प्रमोशन ले ले। शालिनी, माँ ठीक है, लेकिन मैं एक बार सागर से मिल लेती हूँ। सुशीला जी, उसे तेरी परवाह होती तो वो तुझसे मिलने आ सकता था, वह तो 2 दिन पूरे होने का इंतजार कर रहा है ताकि तुझसे पीछा छूटे। हिम्मतलाल जी माँ बेटी की बातें सुनकर दुखी मन से घर से बाहर चले गए। इसी तरह 2 दिन और बीत गए, न तो सागर का कोई फोन आया न शालिनी ने फोन किया। शालिनी को सागर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इसी गुस्से में शालिनी ने कनाडा जाने का फैसला किया। ऑफिस से घर आकर उसने सामान पैक किया। जब वो एयरपोर्ट के लिए निकल रही थी, हिम्मतलाल जी ने उसे समझाया, हिम्मतलाल जी, बेटी, तूने जो फैसला ले लिया उसके लिए मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा,
लेकिन जाते समय एक बार सागर से मिल ले या फोन पर बात कर ले। शालिनी की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। शालिनी, नहीं पापा, उसने एक बार भी मेरे से बात नहीं की, अब मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी। ये कहकर वह एयरपोर्ट के लिए निकल गई। कनाडा पहुंचकर उसने सबसे पहले अपनी सिम चेंज की, जिससे सागर उससे कांटेक्ट न कर सके। कुछ ही दिनों में वह अपने काम में बिजी हो गई। सागर से उसका संपर्क बिल्कुल खत्म हो गया था। उसे आजादी सी महसूस हो रही थी, लेकिन शाम के समय उसे कभी कभी सागर के साथ बिताए लम्हे याद आते तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। शालिनी को कनाडा गए 6 महीने बीत गए। इस बीच उसे सागर की कोई खबर नहीं मिली। एक दिन वो ऑफिस से घर आई, खाना खाकर सोने जा रही थी, तभी हिम्मतलाल जी का फोन आया। हिम्मतलाल जी, बेटी कैसी है? कई दिन से फोन पर बात नहीं हुई। शालिनी, पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हिम्मतलाल जी, मैं ठीक हूँ। ये ले काव्या से बात कर। काव्या और शालिनी एक ही ऑफिस में काम करती थीं। काव्या शालिनी के घर आई थी अपनी शादी का न्योता देने। काव्या, शालिनी तू तो विदेश जाकर सबको भूल गई। शालिनी, नहीं बहन, तुझे कैसे भूल सकती हूँ? एक तू ही तो है जिससे मैं अपनी हर बात शेयर करती हुए। सुना तू कैसी है? काव्या, मैडम इंडिया आने के लिए तैयार हो जाओ। 1 महीने बाद मेरी शादी है और मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। शालिनी, सच मजा आ गया। मैं तो वैसे भी आने वाली थी, चल अच्छा हुआ, अब तेरी शादी में जरूर आऊंगी। काव्या, हाँ आजा, बहुत मजे करेंगे। शालिनी वापस आने की तैयारी करने लगती है। वह छुट्टी के लिए अप्लाई करती है, उसे छुट्टी मिल जाती है। शालिनी एयरपोर्ट पहुंचकर देखती है तो सामने उसके मम्मी पापा खड़े होते हैं। इतने दिनों बाद किसी अपने को देखकर उसकी आंखें छलक आती हैं। वह दौड़कर उनके गले लग जाती है। शालिनी, माँ कैसी हो आप? और पापा आप कैसे हैं? हिम्मतलाल जी, बेटी मैं तो अच्छा, तू बहुत कमजोर लग रही है। शालिनी, नहीं पापा, बस ऐसे ही, चलिए घर चलकर बात करते हैं। तीनों घर के लिए रवाना हो जाते हैं। घर पहुंचकर सुशीला ने शालिनी से कहा, सुशीला जी, बेटी तू फ्रेश हो जा, फिर डिनर करेंगे। शालिनी, ठीक है माँ, बाद में मुझे आप दोनों से ढेर सारी बातें करनी हैं। शालिनी कपड़े लेकर नहाने के लिए बाथरूम में घुस जाती है। सुशीला जी, सुनो जी, इसे सागर के बारे में कुछ मत बताना, नहीं सब कुछ छोड़कर उसके पीछे भाग लेगी। बड़ी मुश्किल से तो अपने करियर पर फोकस कर रही है। हिम्मतलाला जी चुपचाप अखबार पढ़ते रहे। शालिनी नहाकर निकली तो खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। शालिनी, माँ तरस गई आपके हाथ का खाना खाने के लिए। सुशीला जी, चिंता मत कर, सारी कसर पूरी कर दूंगी। तेरे वापस जाने तक तुझे पहले जैसी हट्टी कट्टी बना दूंगी। हिम्मतलाल जी, अरे अभी से जाने की बात कर रही हूँ, अभी तो वो आई है, तुम भी कुछ भी बोलने लगती हो। ये सुनकर तीनों हंसने लगते हैं। उसके बाद खाना खाकर तीनों शालिनी के कमरे में पहुँच जाते हैं। शालिनी, और बताइए पापा, यहाँ क्या चल रहा है, आप सब कैसे हैं? हिम्मतलाल जी, बेटी यहाँ सब ठीक है, तू चिंता मत कर। इसी तरह बातें करते करते शालिनी को नींद आने लगती है। उसके माता पिता उसे सुलाकर कमरे से बाहर आ जाते हैं। अगले दिन वो सुबह उठकर तैयार हो रही थी, तभी हिम्मतलाल जी उसे याद दिलाते हैं। हिम्मतलाल जी, बेटी आज काव्या की शादी है, कितने बजे चलना है? शालिनी, पापा शाम को चलेंगे, उससे मेरी बात हो गई है, वो अभी ब्यूटी पार्लर जा रही है, शाम को 7 बजे के बाद ही मिल पाएगी। शाम को शालिनी अपने मम्मी पापा के साथ शादी में पहुंच जाती है। वो गेट से अंदर की ओर आ रही थी, तभी उसे स्टेज पर काव्या अपने दूल्हे के साथ खड़ी दिखाई देती है। उन दोनों को से मेहमान मिलने आ रहे थे और गिफ्ट देकर आगे जा रहे थे। तभी उसने देखा क्रीम कलर का कोट पहने सागर स्टेज पर काव्या के पास पहुंच गया। उसने काव्या को गिफ्ट दिया और कुछ देर बात की। शालिनी के मन में उससे मिलने की बेचैनी बढ़ने लगी। वह तेज कदमों से स्टेज की ओर चल दी। जब वह स्टेज के सामने पहुंची तो उसने देखा कि सागर तेजी से कदम बढ़ाता हुआ दूसरे रास्ते से बाहर निकल रहा था। शालिनी सब कुछ भूलकर उसके पीछे दौड़ने लगी, लेकिन वह तेजी से गाड़ी में बैठकर निकल गया।
शालिनी ने फोन निकालकर सागर का नंबर ढूंढने लगी। तभी उसे याद आया उसने तो सिम ही चेंज कर ली थी। वह निराश होकर वापस आ गई। सागर को देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। इतने में उसके मम्मी पापा स्टेज के पास पहुंच गए। हिम्मतलाल जी, क्या हुआ बेटी, तेरी आंखों में आंसू? शालिनी, कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही कुछ गिर गया आंख में। आप बैठिए, मैं काव्या से मिलकर आती हूँ। शालिनी, शादी मुबारक हो काव्या। काव्या, कितनी देर से आई है? इनसे मिल, ये मेरे हस्बैंड हैं और ये मेरी सबसे अच्छी सहेली शालिनी कनाडा से आई है। शालिनी, वो सागर था ना? काव्या, हाँ वो सागर था, उसकी फ्लाइट थी, वो अब बंगलोर शिफ्ट हो गया है। शालिनी, क्या, कैसे, मतलब कब? काव्या, कुछ देर रुक जा, मैं अभी यहाँ से फ्री होकर तुझे सब बताती हूँ। पीछे मेहमानों की लाइन थी, इसलिए शालिनी स्टेज से नीचे उतर आई। शालिनी, पापा मम्मी कहाँ है? हिम्मतलाल जी, बेटी वो खाना खा रही है, मैंने अभी शुगर की गोली ली है, कुछ देर बाद खाना खाऊंगा, तू बैठ। शालिनी, पापा आपसे एक बात पूछनी थी, मम्मी को मत बताना, अभी कुछ देर पहले मैंने सागर को यहाँ देखा। काव्या बता रही थी वह अब बंगलोर रहता है। हिम्मतलाल जी, बेटी मैं तेरे से बात करना चाह रहा था, लेकिन तेरी मम्मी ने मना कर दिया। अपनी मम्मी को मत बताना कि यह सब मैंने तुझे बताया है। शालिनी, पापा प्लीज जो कुछ भी है मुझे बताइए, क्या हुआ? हिम्मतलाल जी, बेटी सागर के साथ बहुत बुरा हुआ, तूने जो उसे 2 दिन का समय दिया था और तू गुस्सा होकर चली गई। वो उस समय हॉस्पिटल में था, उसके पापा की अचानक तबीयत खराब हो गई थी। जिस दिन तेरी फ्लाइट थी उस दिन उसके पापा खत्म हो गए थे, उस बेचारों को होश ही नहीं था। शालिनी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। शादी के माहौल में उसने किसी तरह अपने आप को संभाला। शालिनी, क्या आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? हिम्मतलाल जी, बेटी वो अपने पिता की 13वीं का कार्ड देने 10 दिन बाद आया था, लेकिन तेरी मम्मी ने उसे बेइज्जत करके भगा दिया, उसके सामने ही कार्ड फाड़ दिया और कहा फिर कभी यहाँ मत आना। शालिनी कनाडा चली गई है, उसने तुझे कई फोन भी किए लेकिन तेरा फोन नहीं लगा। उसके बाद एक दिन वो मुझे बाजार में मिला, उसने कहा वह अपनी मम्मी को लेकर बंगलोर जा रहा है, यहाँ अब उसका मन नहीं लगता, उसे वहाँ एक अच्छी जॉब मिल गई है। शालिनी, पापा मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा, आप प्लीज घर चलिए। हिम्मतलाल जी, सुशीला को बुला लाए और शालिनी को लेकर घर आ गए। शालिनी ने रास्ते में किसी से कोई बात नहीं की। घर में आते ही शालिनी ने अपनी माँ से पूछा, शालिनी माँ, इतनी बड़ी बात आपने मुझसे क्यों नहीं बताई और आपने सागर को भी उल्टा सीधा सुनाकर भगा दिया, यहाँ तक कि 13वीं का कार्ड फाड़कर उसके मुंह पर मार दिया। सुशीला जी ने हिम्मतलाल जी की ओर गुस्से से देखा। शालिनी, माँ पापा को कुछ मत कहना, आपको पता है आज शादी में सागर आया था और मुझे इग्नोर करके चला गया। आखिर मैं पूछती हूँ, आपके अंदर की सारी इंसानियत मर गई क्या? सुशीला जी, मैंने जो कुछ भी किया तेरी भलाई के लिए, मैं नहीं चाहती थी कि वो तेरे रास्ते का कांटा बने। शालिनी, कौन सा रास्ता माँ? वो रास्ता जिस पर चलना मुझे सागर ने सिखाया है। आज इस घर में जो कुछ भी है वो सागर की वजह से है और उस पर जरा सा बुरा वक्त आया तो हमने अपनी औकात दिखा दी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हारी बात मानकर उससे शादी के लिए कहा। आपको पता है आज मैं अपने आप को कितना छोटा महसूस कर रही हूँ। आपको अच्छे से पता है कि कभी भी सागर मेरे पीछे नहीं आया था, मैं सागर के पीछे पड़ी थी। हिम्मतलाल जी, बेटी अब जो होना था हो गया, अब आगे की सोच क्या करना है? शालिनी, अब आगे क्या बचा है पापा? मैंने सागर को हमेशा के लिए खो दिया। ये कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते वह अपने कमरे में गई और गेट बंद करके पलंग पर पड़ गई। शालिनी को आज लग रहा था जैसे उसकी दुनिया खत्म हो गई। इधर सागर जब शालिनी के घर से बेइज्जत होकर वापस आया तो उसने किसी से बात नहीं की, घर मेहमानों से भरा हुआ था। वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद पुष्पा जी उसके कमरे में गईं। पुष्पा जी, क्या हुआ बेटा, बहुत परेशान है? सागर, नहीं माँ कुछ भी नहीं,
आप टेंशन न लो, मैं सब संभाल लूंगा। 13वीं के अगले दिन सारे मेहमान विदा हो गए। पुष्पा जी, बेटा शालिनी बिटिया नहीं आई 13वीं पर और न एक बार मिलने आई। सागर, माँ उसे ऑफिस के जरूरी काम से अमेरिका जाना पड़ा, वो यहाँ होती तो जरूर आती। पुष्पा जी, क्या तूने तो बताया नहीं, ऐसे कैसे चली गई? उसके मम्मी पापा भी नहीं आए। सागर, माँ आप परेशान ना हो, जब वो ही नहीं है तो उसके मम्मी पापा आकर क्या करते? पुष्पा जी समझ गई थी कि जरूर कोई बात है। अब वो सागर का बहुत ध्यान रखने लगी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि सागर एक पल भी शालिनी के बगैर नहीं रह सकता था। आज अचानक दोनों अलग हो गए। एक सप्ताह बाद सागर घर आया और माँ से बोला, सागर माँ, मैंने एक कंपनी में अप्लाई किया था, वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। सैलरी भी बहुत ज्यादा ऑफर हुई है, हमें बंगलौर जाना है। पुष्पा जी, बेटा यहाँ सब छोड़कर। सागर, माँ अब यहाँ बचा क्या है? पापा थे तो रौनक रहती थी, इस घर में पापा की बहुत याद आती है। सब कुछ खत्म हो गया, अब मुझे केवल तुम्हारा ध्यान रखना है। चलो ना मो, वहाँ नए सिरे से जिंदगी शुरू करते हैं। पुष्पा जी, बेटा एक बार शालिनी से बात कर ले। सागर, माँ हमारे बीच सब खत्म हो चुका है, मैंने तुम्हें उस समय कुछ बताया नहीं, हमारे ब्रेकअप के बाद ही वो अमेरिका गई है। ये सुनकर पुष्पा की आंखों से आंसू बहने लगे। पुष्पा जी, बेटा इतना दर्द सहन करके भी तेरे चेहरे पर शिकन नहीं है कि कहीं तेरी माँ ना परेशान हो जाए। एक तरफ पापा, दूसरी तरफ शालिनी, दोनों को खोने से तू कितना टूट गया होगा ये मैं समझ सकती हूँ। पापा को तो वापस नहीं ला सकती हूँ, लेकिन शालिनी से तो बात कर सकती हूँ। तू एक बार मेरी उससे बात करा दे। सागर, माँ ऐसा नहीं हो सकता, उसके और मेरे रास्ते अलग अलग हैं। आप मेरा भला चाहती हो तो मेरे साथ चलो, वरना मैं यहाँ घुट घुट कर जीता रहूँगा। पुष्पा, चल बेटा, जहाँ चाहे ले चल अपनी माँ को, मैं तो हर हाल में तेरी खुशी चाहती हूँ, लेकिन भगवान उस लड़की को कभी माफ नहीं करेगा जो ऐसे कठिन समय में मेरे बेटे का साथ छोड़ गई। सागर, माँ ऐसा मत कहो, शायद उसकी कोई मजबूरी रही होगी। पुष्पा, ये तेरी इंसानियत है बेटा, तू चिंता मत कर, इससे अच्छी लड़की मिलेगी तुझे। एक सप्ताह बाद दोनों बंगलौर पहुंच जाते हैं। सागर ऑफिस ज्वाइन कर लेता है और मन लगाकर काम करने लगता है। एक दिन काव्या का फोन आया तो उसे पिछली सारी बातें याद आ गईं। सागर, काव्या, मेरी ओर से तुम्हें शादी की ढेर सारी बधाइयाँ, लेकिन मैं आ नहीं पाऊंगा। काव्या, यार तुझे मेरी कसम आना तो पड़ेगा। सागर, ठीक है, तू बहुत जिद्दी है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरे आने के बारे में किसी को कुछ मत बताना। तू जानती है मैं किसकी बात कर रहा हूँ और मैं ज्यादा रुक नहीं पाऊंगा। काव्या, तू बस आजा, मैं किसी से तेरे बारे में जिक्र नहीं करूँगी। शालिनी काव्या को फोन करती है। शालिनी, काव्या तेरे पास सागर का नंबर है, मुझे दे दे, मैं बात करना चाहती हूँ। काव्या, नहीं शालिनी, मेरे पास नंबर नहीं है, मैंने नंबर मेरे एक कॉमन फ्रेंड से लिया था। तेरे से मिलने के बाद मैंने उस नंबर पर बहुत कॉल किए, लेकिन वह नंबर बंद है। मैं तुझे नंबर भेज देती हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। शालिनी, नहीं रहने दे, मैं देखती हूँ। शालिनी को 2 दिन बाद कनाडा वापस जाना था। उससे पहले वह सागर से मिलना चाहती थी, लेकिन सागर से मिलने को कोई भी रास्ता नहीं मिल पाया। वह 2 दिन बाद कनाडा चली गई। इधर सागर अपने काम में इतना बिजी हो गया था कि उसे दिन रात केवल काम ही काम दिखाई देता था, जैसे वह काम में अपने दुखों को भूल जाना चाहता है। एक दिन वो घर आया तो पुष्पा जी ने उससे बात की। पुष्पा जी, बेटा ऐसा कब तक चलेगा? एक बार शालिनी से बात कर ले, मैं चाहती हूँ तुम दोनों अब शादी कर लो। सागर, नहीं मो, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी वह मैं तभी छोड़कर चली गई। पुष्पा जी, बेटा हो सकता है कोई गलतफहमी हो, एक बात कर ले, क्या पता वो भी पछता रही हो। सागर, नहीं मो, अब वो मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, आज के बाद उसके बारे में बात मत करना। पुष्पा जी, ठीक है बेटा, जैसा तू चाहे, लेकिन मैं तो चाहती हूँ तेरा घर बस जाए। सागर, समय आने पर सब हो जाएगा, अभी तो मुझे एक कामयाब इंसान बनना है।
जिसे कोई शालिनी छोड़कर कनाडा न जा पाए। सागर का दर्द पुष्पा जी महसूस कर पा रही थी। इधर शालिनी जब कनाडा पहुंची तो उसका मन काम में नहीं लग रहा था। उसका दिन अब सागर के लिए धड़कने लगा था। वो किसी तरह बस सागर से मिलना चाहती थी। 2 दिन सोच विचार कर उसने अपने इंडिया ट्रांसफर के लिए कंपनी को मेल डाल दिया। 1 सप्ताह में उसे इंडिया जाने की परमिशन मिल गई। शालिनी ने फटाफट सामान पैक किया और इंडिया वापस आ गई। लेकिन वह अपने घर न जाकर ऑफिस के पास एक फ्लैट में अकेले रहने लगी। सोशल मीडिया से सभी दोस्तों से, सागर के रिश्तेदारों से जिन्हें वह जानती थी, वह सागर का पता मालूम करने में लग गई, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। एक दिन हिम्मतलाल जी अपनी बेटी से मिलने आए। हिम्मतलाल जी, बेटी अब तो तेरा गुस्सा शांत हो गया होगा, चल घर चल। शालिनी, नहीं पापा, जहाँ सागर की बेइज्जती हुई है मैं उस घर में अब कभी नहीं आऊंगी। आपका जब मन हो आ जाइएगा। हिम्मतलाल जी, लेकिन बेटा ऐसे अकेले रहने का क्या मतलब है? शालिनी, पापा मेरी जिंदगी का अब एक ही मकसद बचा है, सागर से मिलना और उससे माफी मांगना। अगर आप मेरी कुछ हेल्प कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। एक बार किसी तरह सागर से माफी मांग लूं, फिर चाहे वो मुझे अपनाए या ठुकराया। हिम्मतलाल जी वापस आ जाते हैं। शालिनी की जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा था। वह दिन में काम करती थी, रात को थोड़ा बहुत खाकर सोने चली जाती। जब भी उसे पुराने दिनों की याद आती वह राती रहती। अब शालिनी ने एक काम और शुरू कर दिया। उसने बंगलौर की कंपनियों में जॉब के लिए अप्रोच करना शुरू किया। काफी दिन बीत जाने पर उसे एक कंपनी से ऑफर आया। शालिनी ने उसे स्वीकार कर लिया। पुरानी कंपनी से रिजाइन कर वह फटाफट बंगलौर पहुंच गई। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा मकसद था कि वह एक बार सागर से मिलकर माफी मांग ले। इधर सागर लगातार अपने काम में मेहनत कर रहा था। प्रमोशन पाकर वह मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया। उसे एक शानदार बंगला और गाड़ी मिल गई। एक दिन सागर घर आया। उसने पुष्पा जी से बात की। सागर, माँ, मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, अब मैं सेटल होना चाहता हूँ। आप मेरे लिए अपनी पसंद की लड़की देख लो, मैं आपकी खुशी के लिए शादी करना चाहता हूँ। पापा को कोई खुशी दे नहीं पाया, लेकिन मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ। पुष्पा जी, सच बेटा, आज तो तूने मेरा दिल खुश कर दिया। अब देख मैं तेरे लिए कितनी अच्छी लड़की ढूंढती हूँ। पुष्पा जी ने अपने सभी रिश्तेदारों से बात की। कुछ ही दिनों में सागर के लिए रिश्ते आने लगे। पुष्पा जी ने एक लड़की पसंद कर ली। उसी दिन शाम को उन्होंने सागर से बात की। पुष्पा जी, बेटा, मैंने एक लड़की पसंद की है, अंजलि नाम है उसका, तू एक बार उससे मिल ले। सागर, ठीक है, मैं उन लोगों को संडे खाने पर बुला लो। अंजलि और उसका परिवार खाने पर आ जाता है। सागर और अंजलि दोनों अकेले में बात करते हैं। सागर, अंजलि, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मेरा पीछे भी एक अतीत रहा है। एक लड़की से मैं बहुत प्यार करता था, लेकिन वो मुझे धोखा देकर चली गई। अगर तुम चाहो तो इस शादी से इनकार कर सकती हूँ। अंजलि, आपने इतने साफ दिल से यह बात बताई है। मुझे आपके अतीत से कोई मतलब नहीं है, मेरी तरफ से हो है, बाकी आप जाने। सागर और अंजलि का रिश्ता पक्का हो जाता है। रिश्ता पक्का होने के बाद अंजलि हर दिन सागर से मिलने लगती है। दोनों शाम को समय बिताने लगते हैं। एक दूसरे को समझने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता था, ये दोनों जानते थे। लेकिन सागर पिछली गलतियों से सबक लेते हुए थोड़ा सा सतर्क होकर बातचीत करता था। अंजलि के बारे में वह ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करता था। एक दिन अंजलि ने सागर से कहा, अंजलि, सागर, क्या तुम अपने पहले प्यार को भूल पाए हो? सागर, देखो अंजलि, वह सिर्फ एक धोखा था जो अंदर से मेरे को झकझोर गया है। अगर तुम उसे कुरेने की बात करोगी तो मैं इस रिश्ते को यहीं खत्म करना चाहूँगा, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से किसी पर विश्वास करने की कोशिश कर रहा हूँ। अंजलि, नहीं सागर, वह बात नहीं है, मुझे माफ कर दो। मैं समझ गई कि आपका दिल कितना साफ है। मैं फिर कभी ऐसी बात नहीं करूँगी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। इधर शालिनी बंगलौर में नौकरी करते करते सागर को ढूंढने का प्रयास करती है, लेकिन वो उसे नहीं ढूंढ पाती। एक दिन शालिनी ऑफिस से अपने फ्लैट पर पहुंची, तभी काव्या का फोन आया।
काव्या, शालिनी कैसी है तू? शालिनी, मैं ठीक हूँ, तू बता। काव्या, तुझे एक बात बतानी थी, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। शालिनी, चिंता मत कर, मेरी अब किसी से बात नहीं होती, केवल पापा से कभी कभी बात होती है। काव्या, सागर का रिश्ता पक्का हो गया है। बंगलौर में ही एक लड़की मिल गई है। शादी की डेट अभी फिक्स नहीं हुई है। शालिनी, तू सच कह रही है? मुझे एक बार उससे मिलवा दे, मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। काव्या, सुन, कोई MNC कंपनी है, उसकी डिटेल में तुझे भेज दूंगी, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। शालिनी, तूने मुझ पर जो उपकार किया है वो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। कुछ देर बाद शालिनी को सागर की कंपनी की जानकारी मिल जाती है। अगले दिन शालिनी ऑफिस से छुट्टी लेकर सीधे उस कंपनी में पहुंच जाती है। रिसेप्शन से सागर के बारे में पता करती है। रिसेप्शन, सर, कोई लड़की आपसे मिलना चाहती है, लेकिन अपना नाम नहीं बता रही है। सागर, ठीक है, भेज दो, लेकिन उससे कहना केवल 2 मिनट का टाइम है मेरे पास। शालिनी जैसे ही सागर के केबिन के पास पहुंचती है, केबिन का गेट खोलने से पहले उसके हाथ कांपने लगते हैं। किसी तरह गेट खोलकर शालिनी सागर के सामने खड़ी हो जाती है। सागर, मैं जानता था नाम ना बताने वाली लड़की तुम ही हो। बैठो। शालिनी, सागर, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैं अपनी मम्मी के कहने में आ गई। जब 2 दिन तुम्हारा कोई मैसेज नहीं आया तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैं गुस्से में कनाडा चली गई। शालिनी एक ही सांस में सारी बातें बोल गई। सागर, जो होना था हो गया। शालिनी, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। शालिनी, मेरी मम्मी ने भी तुम्हारी बहुत बेइज्जती कर दी, मुझे माफ कर दो। सागर, शालिनी, एक बात बोलूं? वो सब समय का फेर था। जो कुछ हुआ उसे मैं भूल चुका हूँ और मैं चाहता हूँ तुम भी भूल जाओ। मैं अब जिंदगी में बहुत आगे निकल चुका हूँ। उस शहर को, उसकी यादों को भूल कर मैंने नए सिरे से यहाँ शुरुआत की है। शालिनी, इसका मतलब तुमने मुझे माफ नहीं किया? सागर, शालिनी, जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी उस समय तुमने मुझे छोड़ दिया। अब मैंने अकेले जीना सीख लिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी सब कुछ भूल कर आगे बढ़ो। शालिनी, क्या हम सब कुछ भूल कर पहले की तरह? शालिनी को बीच में रोक सागर ने कहा। सागर, शालिनी, मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ। तुम्हारे साथ रहता था तो मुझे लगता था कि मेरी दुनिया तुम्हारे से शुरू है और तुम्हीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब समझ आ गया कि अगर कोई आपका साथ छोड़ दे तो उसके बगैर जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। शालिनी, लेकिन सागर, गलती तो किसी से भी हो सकती है, तुम इसके लिए मुझे माफ तो कर ही सकते हो। सागर, शालिनी, व सागर अब मर गया जो हर बात को भुला कर चल देता था। मुझे तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मेरी जिंदगी में कोई और आ चुका है। अंजलि नाम है उसका और हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। शालिनी सागर को बहुत देर तक समझाती रही, लेकिन वह नहीं माना। हार कर शालिनी वापस आने लगी। सागर, शालिनी, हम अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं, मैं कभी तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूँगा, लेकिन अगर इस अनजान शहर में तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो बस एक फोन कर देना। शालिनी बिना जवाब दिए एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ केबिन से बाहर निकल गई। घर पहुंचकर शालिनी अपने बेड पर लेटकर बहुत देर तक रोती रही। आज उसे वही महसूस हो रहा था जो कभी उसने सागर को महसूस करवाया था। शालिनी का मन कर रहा था कि सब कुछ छोड़कर कहीं चली जाए या मर जाए, वैसे भी जिंदगी में कुछ बचा नहीं था, लेकिन अपने मम्मी पापा की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी, इसलिए वह मरने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। शालिनी अगले दिन ऑफिस गई। उसका मन काम में नहीं लग रहा था, लेकिन काम तो करना ही था, इसलिए वह काम में मन लगाने लगी। अब वह एक मशीन की तरह बनकर रह गई थी। ऑफिस में न किसी से बोलना, न किसी बात पर हंसना, काम काम और सिर्फ काम। आज संडे था। शालिनी देर तक सोती रही, फिर उठकर एक कप कॉफी बनाकर बेड पर बैठकर कॉफी पी रही थी। तभी डोर बेल बजी। शालिनी ने गेट खोला तो देखा सामने सागर खड़ा था। सागर, अंदर आने के लिए नहीं कहूँगी। शालिनी, हाँ हाँ, क्यों नहीं। सागर अंदर आ गया। उसने पूरे फ्लैट का मुआयना किया।
सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा था। सागर, शालिनी ये मेरी शादी का कार्ड है। इस शहर में मैं केवल तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, इसलिए पहला कार्ड तुम्हें देने चला आया। मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। शालिनी, सागर मुझे बहुत खुशी है कि तुम सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ गए, लेकिन मैं शादी में आ नहीं सकूंगी। मुझसे वो सब देखा नहीं जाएगा। सागर, ठीक शालिनी, मैं ये कार्ड छोड़े जा रहा हूँ। मैं तुम्हें फोर्स करने का हक खो चुका हूँ। तुम्हारा मन हो तो आ जाना। सागर की शादी का दिन था। शालिनी अपने को रोक नहीं पाए और तैयार होकर शादी में पहुंच गई। सागर और अंजलि दोनों स्टेज पर खड़े थे, दोनों के हाथों में जयमाला थी। सागर ने शालिनी को देखा। शालिनी बहुत उदास थी, वो किसी तरह अपने आप को रोके थी। सागर के हाथ कांपने लगे। अंजलि उसे देख रही थी। सागर बार बार शालिनी की ओर देख रहा था। अंजलि, क्या यही शालिनी है? सागर, हाँ, लेकिन तुम चिंता मत करो। अंजलि, सागर, अभी भी टाइम है, अगर तुम चाहो तो जाकर उसका हाथ थाम लो। सागर, नहीं अंजलि, सब इंतजार कर रहे हैं। वो मेरा पास्ट थी अंजलि, लेकिन आज वो तुम्हारे वर्तमान में खड़ी है। जाओ उसे माफ करके अपना लो। सागर, अंजलि, ये तुम क्या कह रही हो? अंजलि, मैं सही कह रही हूँ सागर। दिल की गहराइयों से तुम अभी भी उससे बंधे हुए हो। मेरी, इस समाज की परवाह किए बगैर अपने दिल की आवाज सुनो। ऐसा न हो आज की एक गलती जीवन भर तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दे। सागर, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? अंजलि, मैं तुम दोनों की दोस्त बनकर रहूंगी और कोई ना कोई मुझे मिल ही जाएगा। सभी लोग हैरान थे कि अचानक जयमाला के समय ये दोनों क्या बात कर रहे हैं। अंजलि ने इशारे से शालिनी को बुलाया और जयमाला उसके हाथ में पकड़ा कर बोली, अंजलि, संभालो अपने सागर को। शालिनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अंजलि को गले लगा लिया। अंजलि, जल्दी करो, इससे पहले कि हमारे रिश्तेदार कुछ समझे, जयमाला डाल दो। शालिनी ने सागर के गले में जयमाला डाल दी। सागर ने भी जयमाला डाल दी। दोनों गले लग गए। अंजलि, बस बाकी शादी के बाद। जयमाला के बाद अंजलि शालिनी को ले गई और दुल्हन की तरह उसका श्रृंगार किया। शालिनी, अंजलि, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अंजलि, शालिनी, मैंने कोई एहसान नहीं किया, तुम दोनों को मिलना ही था।